समय जो वीडियो चल रही है वो राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो ओम प्रकाश बाबा द्वारा लिखी हुई है। इस बुक की एक सीरीज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपने पहली वीडियो ना देखी हो या पीछे से ना देखी हो तो आप उसे देख लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो एक नागरिक के नाते राजनीति वैज्ञानिक की अपनी अधिमान्यताएं हो सकती हैं, परंतु अपने अध्ययन में से व्यक्तिगत अधिमान्यताओं को दूर रखना पड़ता है। एक सच्चे वैज्ञानिक के नाते शासन की विशिष्ट नीतियों और संस्थाओं के बारे में वह इतना ही कह सकता है कि अमुक अमुक परिस्थितियों में अमुक नीति या कायदे कानून का अमुक अमुक प्रभाव होगा। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उसके पास विस्तृत दृष्टांत होने चाहिए जिन्हें उसने देखा और परखा हो। यदि कोई नया दृष्टांत उसे अपने कथन में कुछ शर्त जोड़ने की मांग करे तो उसे अपने कथन में उपयुक्त संशोधन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक सच्चे वैज्ञानिक की यह तरह राजनीतिक वैज्ञानिक अपने किसी कथन को अंतिम रूप से मान्य नहीं ठहराता। यदि वह पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होने का दावा करेगा तो समाज के लिए निरसंस तंत्र का रास्ता खुल जाएगा। राजनीति की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोण में, अर्थात राजनीति की व्याख्या जो है विभिन्न दृष्टिकोणों में देख लेंगे। राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्राचीन और मध्य युग में राजनीतिक साधारण राजा, रईसों, सेनापतियों और राज दरबार के सदस्य की गतिविधि समझा जाता था। जनसाधारण को केवल उन लोगों की इच्छा का पालन करना होता था, परंतु आधुनिक युग में विशिष्ट वर्गों के अलावा जनसाधारण और उनके विभिन्न समूहों गतिविधियों को भी राजनीतिक अंग माना जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया में संपूर्ण समाज के भिन्न भिन्न वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में, आज का विशिष्ट वर्ग या सत्ताधारी वर्ग केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शक्ति पावर का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसे अपने शासन की वैधता स्थापित करने के लिए समाज के अन्य वर्गों की दृष्टि में यह सिद्ध करना होता है कि उसकी नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों का ध्येय जनहित को बढ़ावा देना है। जनहित का पता लगाने के लिए जनसाधारण के विभिन्न वर्गों की परस्पर विरोधी इच्छाओं को ध्यान में रखना भी जरूरी हो जाता है। राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है, परंतु संघर्ष के मुद्दे क्या क्या हैं, उसके समाधान की संभावना क्या है, क्या ऐसी राजनीति संभव है जिसमें संघर्ष पैदा ही न हो। इन प्रश्नों को लेकर समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप के बारे में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हैं। इनमें से 3 दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू। इसके अंतर्गत राजनीति को परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन माना जाता है। नंबर 2, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत राजनीति को वर्ग संघर्ष का क्षेत्र माना जाता है। नंबर 3, समुदायवादी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत व्यक्ति को समुदाय का अभिन्न अंग मानते हुए राजनीति को सामान्य हित की सिद्धि का प्रयास माना जाता है। उदारवाद का आरंभ यूरोप में 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जब वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली की शुरुआत हो रही थी। धर्म के क्षेत्र में पोप की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी। नए देशों की खोज के कारण वाणिज्य व्यापार बढ़ता जा रहा था और सामंतवाद व्यवस्था टूटने लगी थी। उदारवाद का ध्येय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन विचारों को बढ़ावा देना था जो पूंजीवाद की स्थापना में सहायक सिद्ध हों। आरंभिक उदारवाद में व्यक्ति को संपूर्ण सामाजिक जीवन का केंद्र मानकर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया था। इसमें से
लोक 1632-1704, एडम स्मिथ 1723-1790, जर्नी बेंथम 1748-1832, जॉन स्टुअर्ट मिल 1806-1873 इत्यादि का विशेष योगदान रहा है। समकालीन उदारवाद के अंतर्गत विभिन्न समूहों की गतिविधियों को सामाजिक जीवन की दूरी माना जाता है, अतः व्यक्तिवाद की जगह बहुलवाद प्लुरलिज्म को महत्व दिया जाने लगा है। सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की वह व्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। राजनीतिक दृष्टि से इसमें 3 वर्गों की प्रधानता थी: पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। भूमि का स्वामित्व कुलीन वर्ग के हाथों में था, जनसाधारण उनके चाकर थे। पूंजीवाद पूंजीवाद आधुनिक युग की वह व्यवस्था है जो आर्थिक दृष्टि से मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन पर आधारित। इसमें पूंजीपति निजी लाभ के लिए उत्पादन करते हैं। कामगार अपनी योग्यता और बाजार की मांग के अनुसार कहीं भी जाकर काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उदारवाद मुख्य रूप से बाजार समाज व्यवस्था को मनुष्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का आदर्श मानता है। पुराने उदारवाद के अंतर्गत बाजार की मुक्त प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता था, परंतु समकालीन उदारवाद मुख्यतः नियंत्रित बाजार व्यवस्था के आदर्श को स्वीकार करता है, अतः वह कल्याणकारी राज्य का समर्थक बन गया है। उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत जिसमें मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए उसकी स्वतंत्रता को बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है, ताकि लोग अपने अपने विवेक के अनुसार अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ लेन देन कर सके। वस्तुतः उदारवाद लोगों के सामाजिक संबंधों को बाजार संबंधों के सांचे में ढालने का समर्थन करता है। उदारवाद के अंतर्गत सार्वजनिक नीति को लोगों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने का साधन माना जाता है। मार्क्सवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित पूंजीवाद अपने उत्कर्ष पर था। नया पूंजीपति वर्ग विशाल धन संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, परंतु नए कामगार वर्ग की दशा बहुत ही खराब थी। उस समय कार्ल मार्क्स 1818-1883 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820-1895 ने संपूर्ण इतिहास का विश्लेषण करके यह विचार सामने रखा कि निजी संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर समाज हमेशा धनवान और निर्धन वर्गों में है। धनवान वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग रहा है और निर्धन वर्ग पराधीन वर्ग रहा है। इन दोनों के हित हमेशा परस्पर विरोधी रहे हैं। आधुनिक औद्योगिक युग में राजनीतिक दृष्टि से सब मनुष्यों की स्वतंत्रता का दावा तो किया जाता है, परंतु सामंतवाद के पतन के बाद आर्थिक दृष्टि से फिर पूंजीपति वर्ग और कामगार वर्ग क्लास में बट गया है। राज्य की सारी शक्ति पूंजीपति वर्ग के हाथ में आ गई है, जो सामाजिक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है। इससे कामगार वर्ग की स्वतंत्रता निरर्थक हो गई है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक समाज आर्थिक दृष्टि से परस्पर विरोधी वर्गों में बटा रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जनसाधारण या कामगार वर्ग को अधीनता की बेड़ियों से नहीं छुड़ा सकती। अतः मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता पर बल दिया और यह विचार रखा कि इस संघर्ष में कामगार वर्ग को संगठित होकर पूंजीवाद व्यवस्था का अंत करना होगा और उत्पादन के प्रमुख साधनों और समाज का स्वामित्व स्थापित करके समाजवाद लाना होगा, ताकि अंततः एक वर्गहीन समाज का उदय हो सके।